इस वीडियो में हम एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन इस सबसे पहले मैं आपको ये दो तरह की बॉल्स दिखाता हूँ। बॉल ए एक सिंगल कलर बॉल है, लेकिन बॉल बी के दो कलर्स हैं, ग्रीन और रेड। फिर इसके बाद मैं ऐसा करता हूँ कि ये चार डिफरेंट कंटेनर्स लेता हूँ और इनमें उन दोनों टाइप की बॉल्स को इस तरह से फिल कर देता हूँ कि पहले दो कंटेनर्स के अंदर सेम टाइप की बॉल्स आएँ, लेकिन आखिरी दो कंटेनर्स के अंदर ये दोनों बॉल्स मिक्सड हों। अब आपके सामने जो ये चार कंटेनर्स हैं, ये मैटर की चार डिफरेंट टाइप्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। पहला कंटेनर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा कंटेनर कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरा कंटेनर होमोजीनियस मिक्सचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और चौथा कंटेनर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसे हम अभी आगे चलकर देखते हैं। लेकिन मैटर की इन चारों टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम जिस मैटर की बात कर रहे हैं वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है। अगर आप याद करें तो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि केमिस्ट्री में हम मैटर की कंपोजिशन को स्टडी करते हैं। तो बस इस वीडियो में भी हम मैटर की कंपोजिशन को ही स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द जितना भी मैटर है वो किन कंपोनेंट्स या इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना है। वैसे ये बात तो हम सबको पता होगी कि हमारे इर्द गिर्द जितना भी मैटर है वो बुनियादी तौर पर एटम से मिलकर बना होता है। कुछ तरह के मैटर्स सेम टाइप के एटम्स के मिलने से बनते हैं और कुछ मैटर्स में डिफरेंट तरह के एटम्स आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन फिर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमारा जो मैटर है उसमें और बहुत से डिफरेंट मैटर्स मिक्स हुए होते हैं। जिस तरह अगर आप नींबू पानी को लें तो उसमें नींबू का रस, चीनी और पानी मिक्स हुए होंगे और ये तीनों चीज़ें डिफरेंट तरह के मैटर्स हैं। और या फिर अगर आप एक आलू वाले समोसे को देखें तो उसमें आलू, नमक, मिर्चें, धनिया, पुदीना, मैदा, ये सब और इस तरह की और बहुत सी चीज़ें मिक्स होती हैं। अब आप ये जो चार मैटर्स देख रहे हैं ये बेसिकली मैटर की दो मेजर कैटेगरीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेफ्ट साइड पर हमारे पास ऐसे मैटर्स हैं जो सब्सटेंसेस की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनकी फर्दर दो सब कैटेगरीज हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और राइट साइड पर हमारे पास ऐसे मैटर्स हैं जो मिक्सचर्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और सब्सटेंसेस की तरह ही मिक्सचर्स की भी दो फर्दर सब कैटेगरीज हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हम मैटर की इन सभी कैटेगरीज को स्टडी करेंगे, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं सब्सटेंसेस से और उसके बाद हम मिक्सचर्स और उसकी दो सब कैटेगरीज को स्टडी करेंगे। सब्सटेंसेस को हम मैटर की सबसे प्योर फॉर्म कहते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए आपको मैटर के यूनिट्स को समझना पड़ेगा और मैटर के इन यूनिट्स को समझने के लिए हमें मैटर के अंदर झांकना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास इस सिलेंडर में 100% प्योर ऑक्सीजन गैस मौजूद हो जिसमें कोई और इम्प्योरिटी ना हो और आप एक बहुत ज़्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप के साथ उस गैस के सभी पार्टिकल्स को देखें तो आपको उस गैस में हर जगह दो ऑक्सीजन एटम्स एक साथ जुड़े हुए नजर आएंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस के सभी पार्टिकल्स दो ऑक्सीजन एटम्स के एक साथ जुड़ने से बनते हैं और इन्हीं दो जुड़े हुए ऑक्सीजन एटम्स को हम ऑक्सीजन गैस का यूनिट कहेंगे, क्योंकि ये इस ऑक्सीजन गैस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और फिर इसी तरह अगर आपके पास एक ग्लास में 100% प्योर पानी मौजूद हो और आप अगेन उस एडवांस माइक्रोस्कोप के साथ उस पानी को बहुत ज़्यादा जूम करके देखें तो आपको पानी में हर जगह दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम एक साथ जुड़े हुए नजर आएंगे। मतलब ये तीनों एटम्स मिलकर पानी का एक सबसे छोटा पार्टिकल बना रहे हैं और अगेन पानी के इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को ही हम पानी का यूनिट कहेंगे। अब अगर आप गौर करें तो आपको इन दोनों मैटर्स में यानी 100% प्योर ऑक्सीजन और 100% प्योर वाटर में एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस नज़र आएगा। इन दोनों में सिमिलैरिटी तो यही है कि ये दोनों मैटर्स 100% प्योर है और इनमें कोई और मैटर मिक्स्ड नहीं है, क्योंकि इन दोनों मैटर्स में सभी पार्टिकल्स या यूनिट्स सेम है। आप जहाँ कहीं मर्जी देखें आपको सेम यूनिट्स नज़र आएंगे। लेकिन जहाँ तक इन दोनों मैटर्स के डिफरेंस की बात है तो उसके लिए आपको इन दोनों मैटर्स के यूनिट्स में जो एटम्स हैं उन्हें देखना पड़ेगा। ऑक्सीजन गैस के यूनिट्स पानी के यूनिट से डिफरेंट हैं और वो इस तरह से कि ऑक्सीजन गैस के यूनिट्स में सभी एटम्स एक ही तरह के हैं, यानी दोनों एटम्स ऑक्सीजन के ही हैं। लेकिन पानी के यूनिट्स में दो मुख्तलिफ तरह के एटम्स हैं। पानी का एक यूनिट दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम के आपस में जुड़ने से बनता है और इसी सिमिलैरिटी और डिफरेंस की बुनियाद पर हम मैटर को क्लासीफाई करते हैं। वो सभी मैटर जो 100% प्योर हो और उनमें कोई और मैटर मिक्स ना हुआ हो, यानी इस तरह से कह लें कि जिस मैटर के सभी यूनिट्स एक जैसे हों, तो ऐसे मैटर्स को हम सब्सटेंसेस कहते हैं। लेकिन फिर इन्हीं सब्सटेंसेस के यूनिट्स को देखते हुए हम इन्हें भी दो मजीद सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके यूनिट्स में सभी एटम्स सेम होते हैं, जबकि कंपाउंड्स हम ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं जिनमें यूनिट्स तो सेम होते हैं लेकिन उन यूनिट्स में एटम्स डिफरेंट होते हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के दरमियान के डिफरेंस को थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए हम वो शुरू वाली बॉल्स की एग्जांपल को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ये फर्ज कर लें कि ये बॉल्स मैटर के यूनिट्स हैं और इन बॉल के कलर्स इन यूनिट्स में जो एटम्स हैं उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पहली बॉल के सिंगल कलर का मतलब ये है कि मैटर के इस यूनिट में सिर्फ एक ही तरह के एटम्स हैं।
लेकिन दूसरी बॉल के दो कलर्स इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि मैटर के इस यूनिट में दो तरह के एटम्स कंबाइंड हैं। फिर अगर आप इन दोनों बॉल्स को इन दोनों कंटेनर्स में इस तरह से फिल करें कि हर कंटेनर में सेम टाइप की बॉल्स आएँ, तो आप ये कहेंगे कि इन कंटेनर्स के अंदर सब्सटेंसेस फील्ड हैं, क्योंकि इन दोनों कंटेनर्स में जो मैटर है उनके सभी यूनिट्स सेम है। हम ये नहीं कहेंगे कि सेकंड कंटेनर में जो यूनिट्स हैं उनमें क्योंकि दो तरह के एटम्स हैं तो वो प्योर मैटर नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ यूनिट्स को देखना है। अगर तो किसी भी मैटर में सभी यूनिट्स सेम है तो वो मैटर प्योर है, और ऐसे मैटर को हम सब्सटेंस कहेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि उस सब्सटेंस में जो यूनिट्स हैं उनमें एटम्स किस तरह के हैं। अगर तो उन यूनिट्स में एटम्स भी सेम है जिस तरह पहले कंटेनर के अंदर है, तो वो सबसे ज़्यादा प्योर सब्सटेंस कहलाएगा, जिसे हम एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि उसमें यूनिट्स भी सेम है और फिर उन यूनिट्स में एटम्स भी सेम है। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस के यूनिट्स तो सेम हों लेकिन उन सेम यूनिट्स में एटम्स डिफरेंट हों, जिस तरह सेकंड कंटेनर के यूनिट्स हैं, तो वो मैटर तो अभी भी सब्सटेंस कहलाएगा, क्योंकि उस मैटर में सभी यूनिट्स सेम है। लेकिन ऐसे सब्सटेंस को जिसके यूनिट्स में एटम्स डिफरेंट होते हैं हम कंपाउंड्स कहते हैं। लेकिन एक बात हमने याद रखनी है कि किसी भी मैटर को सब्सटेंसेस की कैटेगरी में प्लेस करने के लिए उसका 100% प्योर होना लाजमी है। अगर किसी मैटर के अंदर 1% भी इम्प्योरिटी आ जाती है तो अब वो मैटर सब्सटेंस नहीं कहलाएगा, क्योंकि अब उस मैटर में सभी यूनिट्स एक ही तरह के नहीं हैं। ऐसे मैटर को जिसमें दूसरे मैटर के यूनिट्स मिक्स हुए होते हैं हम मिक्सर्स कहते हैं। तो ये एक बेसिक सी एक्सप्लेनेशन थी सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की। अभी हम पहले एलिमेंट्स को और डिटेल में डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम कंपाउंड्स की तरफ जाएंगे। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है कि एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, क्योंकि इनमें सभी यूनिट्स भी सेम होते हैं और फिर उन यूनिट्स में एटम्स भी एक ही तरह की होती हैं। इसीलिए हम एलिमेंट्स को सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर भी कहते हैं, क्योंकि हम एलिमेंट्स को किसी केमिकल रिएक्शन के साथ मजीद सिंपल मैटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑक्सीजन गैस के इस यूनिट को किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू तोड़ें तो आपको दो ऑक्सीजन एटम्स मिलेंगे। इन जुड़े हुए ऑक्सीजन एटम्स को हम ऑक्सीजन एलिमेंट का मॉलिक्यूल कहते हैं, और इन अकेले अकेले एटम्स को हम ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम्स कहते हैं। लेकिन अगर आप पानी के एक यूनिट को किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू तोड़ें तो आपको दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स मिलेंगे, हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट। अब अगर आप ये देखें कि जब हमने ऑक्सीजन एलिमेंट के मॉलिक्यूल को तोड़ा था तो हमें ऑक्सीजन एलिमेंट के ही एटम्स मिले थे, लेकिन जब हमने पानी जो कि एक कंपाउंड है उसके एक मॉलिक्यूल को तोड़ा तो हमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स मिले। इस सारी एक्सप्लेनेशन का मतलब आपको ये समझाना था कि अगर आप एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल को किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू तोड़ते हैं तो आपको रिजल्ट में उसी एलिमेंट के एटम्स मिलते हैं, जो इस बात को प्रूव करता है कि एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर है, क्योंकि आप एलिमेंट्स को किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कंपाउंड्स मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म इसलिए नहीं है कि हम कंपाउंड्स को केमिकल रिएक्शन के थ्रू मजीद सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस यानी एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप ये बात भी याद रखें कि सभी एलिमेंट्स एक ही तरह के नहीं होते। अभी तक हमने 118 तरह के डिफरेंट एलिमेंट्स डिस्कवर और इन्वेंट कर लिए हैं, और इन सभी एलिमेंट्स की यूनिक प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर भी होते हैं, जिसकी वजह से हम इन सभी एलिमेंट्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से कैटेगराइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एलिमेंट्स को इनकी स्टेट की बेस पर कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। फॉर एग्जाम्पल, लोहा या आयरन एक एलिमेंट है जो कि नेचुरली सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। मरकरी जो कि थर्मोमीटर्स में होती है वो भी एक एलिमेंट है जो कि नेचुरली लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। और ऑक्सीजन को तो हमने देख ही लिया है जो कि नेचुरली गैसियस स्टेट में पाई जाती है। हमारी इस दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से ज़्यादातर एलिमेंट्स सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, फिर कुछ एलिमेंट्स गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, और सिर्फ दो ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फिर इसके अलावा हम इन एलिमेंट्स को इनके केमिकल रिएक्शन की बेसिस पर 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स मेटल्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कुछ नॉन मेटल्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, थोड़े से एलिमेंट्स मेटलॉइड की कैटेगरी में फॉल करते हैं, और जो थोड़े से एलिमेंट्स रह गए हैं उन्हें हम नोबल गैसेस की कैटेगरी में रखते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस क्या हैं, इन्हें हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिर इसके अलावा हम इन एलिमेंट्स को इनके यूनिट्स की बेस पर भी कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी कुछ देर पहले ऑक्सीजन एलिमेंट के यूनिट्स देखे थे, जिनमें दो ऑक्सीजन एटम्स मिलकर एक यूनिट बना रहे थे जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। पर सभी एलिमेंट्स के एटम्स इस तरह मिलकर मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहना पसंद नहीं करते। कुछ एलिमेंट्स के एटम्स अकेले रहना पसंद करते हैं और कुछ एलिमेंट्स के एटम्स आयन बना लेते हैं। और फिर इसके अलावा एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटोप्स भी होते हैं। ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और आइसोटोप्स क्या हैं, इनकी फर्दर डिटेल भी हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिर एलिमेंट्स की एक फोर्थ कैटेगराइजेशन भी है कि कौन से एलिमेंट्स नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं और कौन से एलिमेंट्स हमने खुद एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए बनाए हैं। आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब एलिमेंट्स तो हमारे यूनिवर्स में नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते,
और उन्हें साइंटिस्ट लैब्स के अंदर बनाते हैं। इन एलिमेंट्स को हम आर्टिफिशियल एलिमेंट कहते हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल एलिमेंट्स ज़्यादा स्टेबल नहीं रहते और जल्दी ही टूट जाते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला आर्टिफिशियल एलिमेंट टेक्नीटियम था, जिसे 1937 में बनाया गया था। तो ये थी एलिमेंट्स की एक बेसिक सी एक्सप्लेनेशन, और ये एलिमेंट्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। एलिमेंट्स के बाद अब हम सब्सटेंसेस की जो दूसरी कैटेगरी है, जिसे हम कंपाउंड्स कहते हैं, उसे डिस्कस करते हैं। कंपाउंड्स हम ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं जिनके यूनिट में दो या दो से ज़्यादा तरह के एटम्स एक फिक्स रेशो के अंदर केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े होते हैं। कंपाउंड असल में डिफरेंट एलिमेंट्स के आपस में रिएक्ट करने से बनते हैं। जिस तरह पानी, जो कि एक कंपाउंड है, उसमें एक ऑक्सीजन एटम और दो हाइड्रोजन एटम्स केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू एक साथ जुड़ रही हैं। फिर कंपाउंड्स के अंदर एटम्स की फिक्स रेशो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम कंपाउंड्स के अंदर एटम्स की फिक्स रेशो को थोड़ा सा भी चेंज करने की कोशिश करेंगे तो हमें टोटली डिफरेंट तरह का कंपाउंड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, पानी के सभी पार्टिकल्स में या यूनिट्स में एक ऑक्सीजन एटम और दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं एक नया पानी बनाना चाहता हूँ जिसमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एटम हो, तो वो जो कुछ मर्जी कर ले, वो उस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एटम के साथ नया पानी नहीं बना सकेगा, क्योंकि दो ऑक्सीजन एटम्स और दो हाइड्रोजन एटम्स के बॉन्ड बनाने से पानी नहीं बल्कि हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है, जिसे हम एज अ ब्लीच तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पानी की तरह पीने के लिए नहीं। और इसीलिए कंपाउंड्स के लिए उनके एटम्स की फिक्स रेशो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर जिस तरह हमने एलिमेंट्स को फर्दर कैटेगराइज किया था, हम कंपाउंड्स को भी फर्दर दो तरह की कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। या तो हम इनके एटम्स के दरमियान जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उनकी बेस पर क्लासीफाई कर सकते हैं, और या फिर हम इन्हें इनमें मौजूद जो एटम्स हैं उनकी बेस पर क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर हम केमिकल बॉन्डिंग की बेस पर कंपाउंड्स को क्लासीफाई करना चाहें तो हमें चार डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी, क्योंकि एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड्स चार तरह के हो सकते हैं: आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। हम इन केमिकल बॉन्ड्स की डिटेल को तो थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप बस ये याद रख लें कि हम इन डिफरेंट केमिकल बॉन्ड्स की बेस पर एलिमेंट्स को चार कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: आयनिक कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस और फिर इंटरमेटालिक कंपाउंड्स। फिर इसके अलावा हम इन कंपाउंड्स को इनके एटम्स की बुनियाद पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि इनमें कौन कौन से तरह के एटम्स हैं। इस दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स हैं, हम उन्हें मेनली दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं: ऐसे कंपाउंड्स को जिनमें कार्बन एटम के साथ दूसरे एटम्स, खासतौर पर हाइड्रोजन एटम्स जुड़े होते हैं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन मेन एटम नहीं होता, उन्हें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। हम जो कुछ भी खाते हैं वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मसलन चीनी, दूध, अंडे, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन पानी और नमक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन अभी हम कंपाउंड्स की इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जब हम नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे तब हम खुद ही इन कैटेगरीज को समझ जाएंगे। और फिर ये कुछ थोड़ी सी कंपाउंड्स की एग्जांपल्स हैं। फिर इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आपके पास एलिमेंट्स या कंपाउंड्स का एक सैंपल है, तो उस सैंपल के सभी यूनिट्स की कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ उस सैंपल के अंदर भी और दूसरे सभी सैंपल्स में भी सेम रहेगी, चाहे वो सैंपल्स आप यहाँ पाकिस्तान से लें या दूर किसी और मुल्क से लें। अगर तो उस सैंपल में 100% प्योर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं, तो उनकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ हमेशा सेम होंगी। मैटर्स की कंपोजिशन के बारे में अगर आपको याद हो, तो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन में दो चीज़ें आएंगी। पहली चीज़ तो यही कि वो किन एटम से मिलकर बना है, और फिर दूसरा ये कि वो एटम्स उसमें कितनी अमाउंट में या किस रेशो में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑक्सीजन गैस, जिसे हम सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं, उसे बनाना चाहें तो हमें दो ऑक्सीजन एटम्स रिक्वायर्ड होंगे, और पानी को बनाने के लिए हमें एक ऑक्सीजन एटम और दो हाइड्रोजन एटम्स रिक्वायर्ड होंगे। और यही ऑक्सीजन गैस की और पानी की कंपोजिशन है। अब अगर हम इन दोनों के एटम्स को इनकी इस खास रेशो के अंदर किसी केमिकल बॉन्ड के थ्रू जोड़ दें, तो हमें ऑक्सीजन गैस और पानी मिलेंगे, जिनमें से एक एलिमेंट है और दूसरा कंपाउंड है। अब अगर तो आपके पास इन दोनों के जो सैंपल्स हैं वो 100% प्योर हैं, तो उन सैंपल्स में इन दोनों की यही कंपोजिशन रहेगी, और जो भी इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ या खसूसियात हैं वो भी सेम रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान में जो ऑक्सीजन गैस है उसमें दोनों एटम्स ऑक्सीजन के हों, लेकिन इंडिया में जो ऑक्सीजन गैस है उसमें ऑक्सीजन के एक एटम की जगह पर नाइट्रोजन का एटम लगा हो, या इंडिया में जो पानी है उसमें एक ऑक्सीजन एटम और दो हाइड्रोजन एटम्स हों, लेकिन पाकिस्तान में जो पानी है उसमें एक एटम सल्फर का हो और दो एटम्स हाइड्रोजन के हों। और ना ही कभी ऐसा होगा कि कराची में जो ऑक्सीजन गैस है उसमें तीन ऑक्सीजन एटम्स हों और फैसलाबाद की हवा में दो ऑक्सीजन एटम्स हों, या फिर कराची के पानी में एक ऑक्सीजन एटम हो और फैसलाबाद के पानी में दो ऑक्सीजन एटम्स हों। क्योंकि अगर आप इन सब्सटेंसेस की कंपोजिशन में एटम्स को या इन एटम्स की तादाद को बदल देंगे तो आपको डिफरेंट तरह का सब्सटेंस मिलेगा। और सेम इसी तरह से इन सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ का हाल भी ऐसे ही है। आप एक सब्सटेंस को चाहे जहाँ कहीं से मर्जी लें, अगर तो उसकी कंपोजिशन सेम है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ या खसूसियात भी सेम होंगी। अगर फैसलाबाद के प्योर पानी का कोई रंग नहीं है
तो अंटार्कटिका के प्योर पानी का भी कोई रंग नहीं होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इधर फैसलाबाद का पानी क्लियर हो और अंटार्कटिका का पानी सुर्ख रंग का हो, क्योंकि आप किसी सब्सटेंस के सैंपल को जहाँ कहीं से मर्जी लें, अगर तो वो सब्सटेंस 100% प्योर है तो उसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ हमेशा सेम रहेंगी। सब्सटेंसेस की इन दोनों कैटेगरीज यानी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को डिटेल में डिस्कस करने के बाद अब हम मैटर की सेकंड मेजर कैटेगरी को स्टडी करते हैं, जिसे हम मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर्स की डेफिनेशन जो हमारी बुक में लिखी हुई है वो कुछ इस तरह से है कि मिक्सचर्स हम ऐसे मैटर्स को कहते हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा तरह के डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ऐसे ही किसी भी रैंडम रेशियो में बगैर किसी केमिकल रिएक्शन के सिंपली मिक्स हुए हों। इस सारी डेफिनेशन को समझने के लिए हम दो डिफरेंट सब्सटेंसेस लेते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और फिर ऐसे करते हैं कि एक कंटेनर में इन दोनों एलिमेंट्स को ऐसे ही किसी भी रैंडम रेशियो में फिल कर देते हैं। अब हमारे पास इस कंटेनर में जो मैटर है वो बेसिकली दो डिफरेंट एलिमेंट्स का मिक्सचर है, यानी हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट। और इसी तरह के मैटर को हम मिक्सचर कहते हैं जिसमें मल्टीपल सब्सटेंसेस सिंपली मिक्स हुए हों। आप इस मिक्सचर में इन दोनों एलिमेंट्स की अमाउंट को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, यानी आप इन दोनों एलिमेंट्स को किसी भी रैंडम रेशियो में ले सकते हैं। इस कंटेनर में जो मैटर है वो मिक्सचर ही रहेगा। लेकिन फिर आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है, और वो ये कि जिन सब्सटेंसेस को आपने एक मिक्सचर में मिक्स किया हुआ है वो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट ना करें। अगर तो उन सब्सटेंसेस ने रिएक्ट करके कोई नया मैटर बना दिया तो फिर वो मैटर मिक्सचर नहीं कहलाएगा, क्योंकि अब उसमें दो डिफरेंट सब्सटेंसेस नहीं रहे बल्कि उन दोनों ने मिलकर एक नया सब्सटेंस बना दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट का एक मिक्सचर है। अगर हम इन दोनों एलिमेंट्स को हीट करें तो ये दोनों एलिमेंट्स आपस में एक केमिकल रिएक्शन कर लेंगे जिसके नतीजे में पानी बनेगा, और पानी एक कंपाउंड है, मिक्सचर नहीं है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट के मिक्सचर में जैसे ही एक केमिकल रिएक्शन हुआ वो मैटर मिक्सचर नहीं रहा बल्कि कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। और इसीलिए डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि हम मिक्सचर बनाने के लिए सब्सटेंसेस को बगैर किसी केमिकल रिएक्शन के एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं। जब तक उन सब्सटेंसेस में कोई रिएक्शन नहीं होता हम उस मैटर को मिक्सचर ही कहेंगे। लेकिन जैसे ही उन सब्सटेंसेस ने रिएक्ट करके कोई और नया सब्सटेंस बना दिया वैसे ही वो मैटर मिक्सचर की कैटेगरी से निकल जाएगा। इस सारी बात को थोड़ा और आसानी से समझने के लिए हम अगेन वो कलर्ड बॉल वाली एग्जांपल को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि ये दो बॉल्स दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और हम कंटेनर के अंदर इन दोनों बॉल्स को इस तरह से फिल कर देते हैं। अब क्योंकि इस कंटेनर के अंदर दो डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं तो हम इस मैटर को मिक्सचर कहेंगे, क्योंकि मिक्सचर्स में हमारे पास डिफरेंट तरह के यूनिट्स एक साथ मिक्स हुए होते हैं। लेकिन अगर किसी तरह हम इन मुख्तलिफ कलर वाली बॉल्स को कंबाइन करके थोड़ी बड़ी बॉल्स में कन्वर्ट कर दें जिनमें दोनों कलर्स हों, तो अब हमारे पास इस कंटेनर में मिक्सचर नहीं रहेगा बल्कि एक सब्सटेंस होगा, क्योंकि इस कंटेनर में सभी यूनिट्स एक ही तरह के हैं। और अगर आप याद करें तो सब्सटेंसेस की डेफिनेशन भी यही है, एक ऐसा मैटर जिसमें सभी यूनिट्स एक जैसे और आइडेंटिकल हों। लेकिन फिर सब्सटेंसेस की तरह ही सभी मिक्सचर्स भी एक ही तरह के नहीं होते, और हम मिक्सचर्स को उनकी कॉन्सेंट्रेशन की बेस पर दो सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन यूनिफॉर्म होती है, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन नॉन यूनिफॉर्म होती है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि किसी भी मिक्सचर में जो सब्सटेंसेस हैं जिनसे मिलकर वो मिक्सचर बना है उनकी अमाउंट या मिकदार, और यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है मिक्सचर्स में उन सब्सटेंसेस की एक इवन या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो सारे सब्सटेंसेस उस मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स हुए हों और डिस्ट्रीब्यूट हुए हों। होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के इस डिफरेंस को समझने के लिए हम नींबू पानी पीते हैं और साथ में एक समोसा भी खाते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों चीज़ों के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो नींबू पानी में तो तीन चीज़ें हैं, पानी, चीनी और नींबू का रस, जबकि इस समोसे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। इसमें आलू होंगे, धनिया होगा, पुदीना होगा, मिर्चें होंगी, गरम मसाला होगा, सूखा धनिया होगा, ज़ीरा होगा और प्याज भी होगा। लेकिन अगर आप ये देखें कि इन दोनों चीज़ों में यानी नींबू पानी में और समोसे में इनके इंग्रेडिएंट्स किस तरह से मिक्सड हुए हैं तो आपको एक वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। नींबू पानी में उसके जो तीन इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से मिक्सड हैं, यहाँ तक कि आप इस नींबू पानी में चीनी को या नींबू के रस को देख भी नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों चीज़ें पानी के अंदर बहुत अच्छी तरह से हल हो गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस आलू वाले समोसे के अंदर जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिक्सड तो हैं, लेकिन इतनी अच्छी तरह से नहीं जिस तरह नींबू पानी में थे। आपको इस समोसे की फिलिंग के अंदर कहीं प्याज नज़र आ रहे होंगे, कहीं मिर्चें नज़र आ रही होंगी और कहीं पर सूखा धनिया नज़र आ रहा होगा। यानी इस आलू वाले समोसे के अंदर इंग्रेडिएंट्स नींबू पानी के कंपैरिजन में इतनी अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुए। फिर अगर आप नींबू पानी पिए तो आप जितने भी घूंट लेंगे उन सब का आपको एक जैसा टेस्ट आएगा, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्सड हैं। लेकिन समोसे का हर बाइट पहले बाइट से डिफरेंट होगा। कभी आपके बाइट में मिर्चें आ सकती हैं, कभी प्याज आ सकता है,
या कभी इन दोनों में से कुछ भी ना आए। नींबू पानी में क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छी तरह से मिक्स्ड हैं, तो इसीलिए उसकी कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म होगी। लेकिन समोसे के अंदर क्योंकि इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छी तरह से मिक्स नहीं है और हर बाइट पहले बाइट से डिफरेंट है, तो इसीलिए उसकी कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म नहीं है। और इसी कंसंट्रेशन की बेस पर ही हम इन दोनों मैटर्स को कैटेगराइज करते हैं। नींबू पानी की यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन की वजह से हम उसे होमोजेनस मिक्सचर की कैटेगरी में रखेंगे, जबकि इस आलू वाले समोसे को हम इसकी नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन की वजह से हेटेरोजेनस मिक्सचर की कैटेगरी में प्लेस करेंगे। और इसी तरह अगर आप एक पत्थर की कॉन्सेंट्रेशन को भी एग्जामिन करें, तो आपको उस पत्थर के डिफरेंट हिस्सों में डिफरेंट तरह के मिनरल्स देखने को मिलेंगे, जिस तरह ग्रेनाइट, माइका और लाइमस्टोन। और ये सभी मिनरल्स उस पत्थर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जिसकी वजह से हम पत्थरों को भी हेटेरोजेनस मिक्सचर्स की कैटेगरी में रखते हैं। वैसे तो मिक्सचर्स की कैटेगराइजेशन का बेसिक आइडिया तो यही है, लेकिन हम इसे अपनी कलर्ड बॉल वाली एग्जाम्पल को यूज़ करते हुए थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपने ये तो समझ लिया होगा कि होमोजेनस मिक्सचर्स वही है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन यूनिफॉर्म होती है। पर इस यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन को समझाने के लिए मैं इस कंटेनर के अंदर दो डिफरेंट बॉल्स को इस तरह से फिल कर देता हूँ। और जैसे कि हम पहले ही जानते हैं कि ये बॉल्स दो डिफरेंट मैटर्स के यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब अगर आप देखें तो इस कंटेनर के अंदर जो बॉल्स हैं या मैटर के यूनिट्स हैं, वो एक बहुत अच्छी तरतीब के साथ इस सारे कंटेनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अगर आप इस कंटेनर को हाफ कर लें, तब भी ऐसा नहीं होगा कि किसी कंटेनर में एक तरह की बॉल्स ज़्यादा आएँ या दूसरे कंटेनर में एक तरह की बॉल्स कम हों, बल्कि दोनों कंटेनर्स में ये दोनों बॉल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। और फिर अगर आप इन बॉल्स को दोबारा से 4 हिस्सों में भी डिवाइड कर लें, तब भी इन चारों कंटेनर्स के अंदर ये बॉल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। इन सब कंटेनर्स में इन दोनों सब्सटेंसेस की इक्वल या इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसी इवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस कंटेनर के अंदर सब्सटेंसेस की एक यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन है। और ऐसे मिक्सर्स को जिनमें सब्सटेंसेस की एक यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन हो, हम होमोजेनस मिक्सर्स कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हेटेरोजेनस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सभी सब्सटेंसेस की एक नॉन यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन होती है। जिस तरह इस कंटेनर के अंदर इन दोनों बॉल्स की नॉन यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन है, अगर आप इस कंटेनर को हाफ कर दें, तो इन दोनों साइड्स पर बॉल्स की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। और अगर आप अगेन इन बॉल्स को 4 कंटेनर्स में डिवाइड कर दें, तो तब भी इन चारों पोर्शंस में इन बॉल्स की इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इस रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही हम ये कहते हैं कि इस कंटेनर के अंदर सब्सटेंसेस की एक नॉन यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन है, और ये एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है। और फिर ये कुछ होमोजेनस मिक्सचर्स और हेटेरोजेनस मिक्सचर्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। और यहाँ पर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स की बेसिक एक्सप्लेनेशन तो कंप्लीट होती है, लेकिन आपकी बुक्स में दो छोटे छोटे सब टॉपिक्स भी हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस और डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स। लेकिन क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी ही काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसलिए इन दोनों सब टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।